सो हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यार आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि यार कि आईएसएमएस क्या होता है। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें जो जो बेसिक चीज़ें होती है आईएसएमएस के रिगार्डिंग वो सब हम यार इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है। सो जिन्हें नहीं पता कि आईएसएमएस क्या होता है, तो भाई आईएसएमएस एक इससे इसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और ये एक तरह का ऑडिट है। इस ऑडिट का जो नंबर है वो है ISO 27001 2013। ठीक है। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंडस्ट्री का एक पार्ट है। तो जैसे कि हम कंपनी में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करते हैं, बट उसकी टेस्टिंग कौन करता है कि क्या एक्चुअल में हमारी कंपनी सिक्योर है। एक कंपनी क्या करती है, अपनी वेबसाइट बनाती है, उसका नेटवर्क होता है जिसपे वो फोकस करती है कि उनकी वेबसाइट सिक्योर रहे और उनका कंपनी का नेटवर्क सिक्योर रहना चाहिए, वहाँ पे कोई इंटरनल थ्रेट ना हो। बट कंपनी इंटरनली कितना स्ट्रांग है ना, तो उसके लिए हम ISMS इम्प्लीमेंट करते हैं कि कंपनी बाहर से तो स्ट्रांग है, उसकी वेबसाइट स्ट्रांग है, उसका नेटवर्क स्ट्रांग है, बट इंटरनली क्या वो एक्चुअल में स्ट्रांग है भी या नहीं। तो इसी रीज़न से हम जो है ISMS इम्प्लीमेंट करते हैं कंपनी के अंदर। एंड अब तो 22 के अंदर मेजॉरिटी ऑफ कंपनी में आपको ISMS इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी नहीं है, इट्स लाइक ये आपकी मर्जी है कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। बट अगर आपकी कंपनी ISO 27001 सर्टिफाइड है तो क्लाइंट्स आपके ऊपर हैं, जो आपके कस्टमर है उनका एक ट्रस्ट बिल्ट होता है आपके ऊपर। तो ये बिजनेस गेट करने का एक अच्छा एक मेथड है। ठीक है। तो अगर आप हैकिंग करते हो या आपसे हैकिंग नहीं हो रहा, या चाहते हो कि आप थोड़ा मैनेजर लेवल पे आ जाओ, तो आप ISMS की तरफ आप उसको परस्यू कर सकते हो। इसे करने के लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। आप किसी भी इंडस्ट्री से हो, आपको सिर्फ आना है। अब BSI के पास चले जाओ, उनको रीच आउट करो एंड आप यहाँ से जो है सर्टिफिकेशन ले सकते हो। लाइक एक हफ्ते की क्लास होती है एंड नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये है आपके लिए। ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ना अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या काम करता हूँ एक्चुअली में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मुझे जानते नहीं है या उनको मेरे बारे में नहीं पता, तो ये उनके लिए सिर्फ। तो सबसे पहले चीज़ तो भाई देखो, मैं CEH V10 सर्टिफाइड हूँ, और मैंने V10 वर्जन जो है ना ये 2020 में था। ठीक है। तो अप्रॉक्स मुझे 1.5 साल हो गया पेन टेस्टिंग करते हुए। बट मैं चाहता था कि मैं मुझे यार थोड़ा सा ना ऐसा मैनेजर लेवल वाला एक्सपीरियंस हो, या मैं लोगों के ऊपर काम करूं। तो इसलिए मैंने जो है ये ISMS सर्टिफिकेशन किया, और मैं सर्टिफाइड ISO 27001 लीड ऑडिटर हूँ मैं। ठीक है। मैं किसी भी कंपनी का ऑडिट कर सकता हूँ। आप लोग करना चाहो तो आपको सर्टिफिकेशन लेना होगा, और आप भी ऑडिट कर सकते हो। तो एक जो चीज़ इंडिया में कल्चर देखा गया है वो ये है कि आप टेक्निकल प्रोफाइल पे रहते हो गिनती के 5 साल, 10 साल, 15 साल। बट उसके बाद आप लोग भी यार एक टाइम के बाद ना हैकर परेशान हो जाता है, या पेन टेस्टर परेशान होता है कि मैं कितना काम करूँ। तो जब आप ISMS के वर्क पे आते हो तो आपका वर्कलोड काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर मैं अपने सारा दिन की बात करूँ, मेरे पास गिनती के भाई यू नो 4 घंटे या 5 घंटे का ही मेरे पास काम होता है। उसके बाद मैं फ्री होता हूँ। तो आप सोच सकते हो कि कितना रिलैक्स जॉब है ये। अगर आपको करना है तो आप इसके लिए आप परस्यू कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और अभी मैं राइट नाउ आज की डेट पे जब यह वीडियो देख रहे हो, तो मैं एक कंपनी के लिए मैं ISO 27001 या ISMS लीड ऑडिटर हूँ। मैं कंपनी का मैं इंटरनल ऑडिटर हूँ। तो बेसिकली दो तरह के ऑडिटर होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। तो मैं इंटरनल ऑडिटर हूँ। मैं एक कंपनी के साथ जब तक उनके साथ जॉब कर रहा हूँ, तो मेरा डे टू डे टास्क यही है कि मैं कंपनी की ISMS कंपनी में मेंटेन करके रखूँ मैं। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। और सो वाई आई चूज़ दिस एरिया ऑफ इन्फोसेक। सो मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का ये एरिया है। बट मुझे क्या था कि मेरा ओपिनियन ये है कि मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना, मुझे किसी के ऊपर वर्क करना है। मुझे एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देने कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। जैसे अगर आप पेन टेस्टिंग करते हो, तो अगर आपको अच्छा पेन टेस्टिंग करना है तो आपको लोगों के काम में कमी निकालना आना चाहिए। ठीक है। जैसे आपका मैनेजर आपका जो है कमियाँ निकालता है काम कि आपने काम सही नहीं किया। ठीक है। तो उसी तरह ये काम ये एक ऐसे इंडस्ट्रीज में आप सभी को यार डांट सकते हो, या बोल सकते हो कि आप कमियाँ निकाल सकते हो कि आपने काम क्यों नहीं किया, या आप काम क्यों नहीं कर रहे हो। एंड वो आगे से आपकी रिस्पेक्ट करता है भाई। ऐसा नहीं है कि वो आपको पीठ पीछे कुछ बुरा बोल रहा है। वो आपके मुंह पे ही आपको जो है, जो भी उसके ऑनेस्ट रिव्यूज़ आए, जैसा भी होगा वो आपके साथ फेस टू फेस रहता है बंदा। एंड इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि आप जो है एज अ डायरेक्टर्स
जो टॉप मैनेजमेंट कंपनी, आप उनके साथ वर्क करते हो। जनरली जब भी आपको कोई हायर करता है तो आप किसी टीम लीडर के पार्ट बनते हो या किसी टीम के अंडर आते हो। बट ISMS ऐसी प्रोफाइल है इसमें आप डायरेक्ट डायरेक्टर के साथ जितने भी आपकी कंपनी में डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के हेड आपके साथ काम करते हैं एंड आपकी बात को सुनते हैं। जनरली जो आपके डिपार्टमेंट के हेड होते हैं वो आपकी बात सुनते नहीं, आपको सुनाते हैं। बट इस केस में सारे डायरेक्टर्स या जितने भी मेरे डिपार्टमेंट के हेड हैं वो मेरी बात सुनते हैं एंड उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं कि मैं उनके काम में से कमियां निकालता हूँ। अगर आप किसी काम में कमी निकाल दो तभी वो चीज़ इंप्रूव हो पाती है। तो ये इंडस्ट्री इसलिए मैंने सेलेक्ट करी और मैं भी इसमें वर्क कर रहा हूँ। मैंने CEH और पेन टेस्टिंग अभी छोड़ी नहीं है 100%, क्योंकि उसके मैं ट्यूटोरियल्स मैं अपनी वेबसाइट पर डालता हूँ, सॉरी ये यूट्यूब पर मैं डालता रहता हूँ, तो आप सब देखते हो उसे। बट मेरी रोज़ी रोटी इससे आती है और पेन टेस्टिंग मैं शौक के लिए करता हूँ। लाइक मैं अपना स्किल सेट ख़त्म नहीं करना चाहता। तो ये सब मेरे बारे में था। उसके बाद अब ये है क्या ISMS के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो ISMS की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और इसका जो सीरियल नंबर है, जो नंबर होता है उसे बोलते हैं हम 27001। और इसका क्या देखोगे तो लिखा हुआ है 13। तो इसका मतलब है कि ये जो वर्जन है ये आया 2013 के अंदर, ये 2013 में आया था। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है ये अभी प्लानिंग है, कह लो ये ऐसे र्यूमर्स हैं कि 2022 के ख़त्म होते हुए भी इसका एक लेटेस्ट वर्जन आएगा। अभी कुछ गारंटी नहीं है बट र्यूमर्स ही हैं, आप ये समझ सकते हो। फिर इसमें क्या है कि हमारे पास ना एक पूरा कंट्रोल है, एक पूरा स्टैंडर्ड है जिसमें आपको ISMS के रिगार्डिंग बहुत सारे कंट्रोल्स ना लिखे हुए हैं कि आपको ISMS कैसे इंप्लीमेंट करना है, आपको क्या क्या चीज़ें आपको सामने डिपार्टमेंट से मांगनी होती हैं या किन किन एरियाज़ के ऊपर फोकस करना होता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, प्योरली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिगार्डिंग ही बना हुआ है, ठीक है। अब इसको जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो उसका क्या बेनिफिट है कि ये आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, ये CIA जो हमारे होते हैं रिस्क के 3 पिलर्स, ये उसको जो है प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी कंपनी में थ्रेट ना है, कोई भी इंटरनल थ्रेट ना हो। अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हो, टेक ओवर कैसे कर रहे हो उस चीज़ को, तो वो सब हम ISMS के थ्रू ही हम करते हैं। 100% काम आपका जो है, जो आप थ्योरेटिकली करते हो वो सब पेपर फॉर्मेट में आ जाता है या एक उसका एक प्रोसेस फॉर्म हो जाता है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि कंपनी में एम्प्लॉयज़ आते हैं और जाते हैं। बट अगर कोई चीज़ एक रिटन फॉर्मेट में है तो आपको उसको फॉलोअप करना होगा, ठीक है। तो इसलिए ISMS बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे कंपनीज के लिए। अब कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले आता है IAF होता है हमारा इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फॉर्म। IAF में आप कह सकते हो कि एक टॉप मैनेजमेंट कह लो या एक टॉप बॉडी है, जैसे हम सेंट्रल बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल बॉडी है एक सर्टिफिकेशन के लिए। उसके बाद होता है ISO क्या है, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये जो हमारा जितना भी एक जो हमारे हैं ना ये कंट्रोल्स, ये सब ISO के हैं, ठीक है। और ISO का जो कॉपीराइट है ना इस स्टैंडर्ड का, ये BSI होल्ड करता है। तो BSI के पास का कॉपीराइट है, वो चाहे तो इसको जो है आप मॉडिफाई कर सकता है या चाहे तो उसको डिलीट भी कर सकता है अपने एंड से। तो BSI के पास का पूरा होल्ड है। और फिर लास्ट है कि ISO के अंदर ना ये 27,000 वाला है, ये एक सीरीज़ है, जैसे 27,001, 27,002, 27,003, इसी तरह ये पूरी सीरीज़ है जिसमें टोटल 45 स्टैंडर्ड्स आते हैं। बट अगर किसी कंपनी को ISO का सर्टिफिकेट चाहिए ISMS का, तो सिर्फ और सिर्फ 27,001 ही एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिससे आप ले सकते हो। बाकी सब कंट्रोल्स आए हैं, बाकी सब एक इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ही हैं। जैसे कि 27,002 के अंदर की ISMS को कैसे इम्प्लीमेंट, तो मैं ये कह रहा था कि जो ये ISO की जो सीरीज़ है 27,000 वाली, इसमें सिर्फ 27,001 ही एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिससे कंपनी बाय कर सकती है या ले सकती है। उसके अलावा बाकी सब जो है आपके कंट्रोल्स हैं अलग अलग, उसका उसका आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसका कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि वो उसका कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें थी। ISO जो ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, ये एक कह सकते हो कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास और भी बहुत सारे जो है सर्टिफिकेट्स हैं या सीरीज़ है, जिसको उन्होंने एक फिक्स बना रखा है कि अगर किसी कंपनी को आपकी लाइक क्वालिटी इंश्योरेंस करना है या इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग है तो आपको पर्टिकुलर ये स्टैंडर्ड ही फॉलो करना होगा। और वो सारा काम जो है ISO का है।
तो ये सारा जो बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आपको मान लो कि मैं ऑडिटर हूँ, अब किसी कंपनी को सर्टिफिकेशन चाहिए, तो वो कैसे एक सर्टिफिकेट ले सकती है, या क्या प्रोसेस होता है कि एक सर्टिफिकेशन बाय करने का। तो एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। सबसे टॉप पर होती है सेंट्रल बॉडी, जो है हमारी आईएएफ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में। उसके बाद आता है, उसके नीचे होती है एक्रेडिटेशन बॉडीज़। एक्रेडिटेशन बॉडीज़ हर कंट्री की अलग अलग होती हैं। एक्रेडिटेशन बॉडी का काम है कि आपको रीजन वाइज या कंट्री वाइज आपको सर्टिफिकेट ला कर दे, या उसको सर्टिफिकेट दे आपको। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सेंटर में लिखा है आईएएस। आईएएस का मतलब होता है इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन सर्विस। अगर आपके सर्टिफिकेट पे आईएएस का लोगो है ना, या आपके पास है, तो आपका सर्टिफिकेट इंटरनेशनली वैलिड है। कि ये मान लो आपके क्लाइंट्स या कस्टमर जो हैं इंडिया के बाहर के हैं। मैं ऐसा काम करता हूँ यहाँ पे मेरे कस्टमर यूएस के हैं, यूके के हैं, कनाडा के हैं, मे बी अफगानिस्तान के हैं, किसी भी कंट्री के हैं, तो वहाँ पर आईएएस एक सेंट्रल सर्टिफिकेट है जो हर जगह माना जाता है। इसके अलावा दूसरे भी होते हैं, जैसे कि ईजैक। ईजैक होता है हमारा इजिप्शियन एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये बेसिकली आपकी जो इजिप्शियन कंट्रीज़ होती है उसके लिए वैलिड है। प्लस आपका पैन इंडिया में ईजैक चलता है। मान लो आपको इंडिया के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आपके कस्टमर्स जो हैं इजिप्शियन कंट्रीज़ में या इंडिया में, तो आप ईजैक ले सकते हो। यूकास, इसे बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम एक्रेडिटेशन सर्विस। तो ये यूके बेस, जो यूके की जो कंट्रीज़ होती हैं, सॉरी मैं कह रहा हूँ, जो यूके में जो आपके कस्टमर्स रहते हैं उसके लिए बेस्ट है। उसके बाद होता है ये NABCB। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर काउंसिल बॉडी समथिंग, ऐसा कुछ है। ये इंडिया का है हमारे। इसकी डेफिनेशन एक बार ये फुल फॉर्म्स की चेक कर लेना गूगल पे, मैंने शायद गलत प्रोनाउंस करी है। अगर आपके कस्टमर इंडियंस हैं तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो। तो आपकी ओवरऑल अगर बात की जाए तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए, बट किस कंट्री का चाहिए या आपके कस्टमर बेस किस कंट्री के हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। बट मेजॉरिटी में जो बड़े कंपनीज़ हैं वो सब आईएएस के लिए ही प्रेफर करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आईएएस लिखा है। अब मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, तो आईएएफ ने पावर दे रखी है आईएएस को कि आप सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो। अब मान लो कि अब पूरी दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये लोग तो हैंडल ही नहीं कर पाएंगे ना काम। तो इन्होंने अपनी पावर थोड़ी डिस्प्यूट की हुई है सर्टिफिकेशन बॉडी के पास, कि आप जो है सर्टिफिकेशन बॉडी, आप अपने बिहाफ पे आप जो कंपनीज हैं उन्हें सर्टिफिकेट आप इशू कर सकते हो। तो ये पावर होती है सर्टिफिकेशन बॉडी के पास। इंडिया में 2 सर्टिफिकेशन बॉडीज़ इनका नाम चलता है या इनका ब्रांड वैल्यू है। पहला है DBS, दूसरा है QRO। ये 2 सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू इंडिया में है। अगर आप IAS कंसीडर कर रहे हो एक्रेडिटेशन बॉडी में, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि DBS को ही आप सर्टिफिकेशन बॉडी कंसीडर करो, कि दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना वो काफ़ी अच्छा माना जाता है इंडस्ट्री के अंदर। तो सर्टिफिकेशन बॉडी का काम है कि सिर्फ आपको सर्टिफिकेट इशू करके दे ऑन द बिहाफ ऑफ एक्रेडिटेशन बॉडी, बस। एंड लास्ट होता है लीगल एसोसिएट्स। लीगल एसोसिएट्स ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपको सर्टिफिकेट इशू करने में हेल्प करती है या आपको सर्टिफिकेट बाय करने में हेल्प करेगी। लेट्स से कि मैं एक ऑडिटर हूँ, ठीक है, सर्टिफाइड ऑडिटर हूँ मैं एक XYZ कंपनी में वर्क करता हूँ जो है लीगल एसोसिएट्स। अब आप एज अ कस्टमर, आप मेरे पास आप कहते हो कि सर हमें जो है ये सर्टिफिकेशन चाहिए, तो हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि सर हम आपको सर्टिफिकेशन बाय करवा कर दे देंगे। उसके लिए आपका जो है XYZ अमाउंट लगेगा एंड आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं कि क्या आपको ऑडिट का इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है या सिर्फ सर्टिफिकेट ही चाहिए। बहुत सारी कंपनीज होती हैं, जो छोटी कंपनीज होती हैं ना, वो सिर्फ सर्टिफिकेट खरीदती हैं और ये इम्प्लीमेंटेशन और ये सब चीज़ें ना ये नहीं करती, ये खुद से नहीं करती हैं। तो थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि आप फ्रॉड वाला काम भी बीच में हो जाता है, या कह लो कि चीज़ें फॉर्ज करी जाती हैं ज़बरदस्ती डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि हमारे एंड सब कुछ ओके रिपोर्ट है एंड आप जो है सर्टिफिकेट दे दो। लीगल एसोसिएट्स ऐसे भी काम करते हैं, क्योंकि मान लो कि आपका जो क्लाइंट है, ठीक है, मैं लीगल एसोसिएट्स हूँ, तो मेरा ये जो कस्टमर है वो कहता है कि सर हमारा बहुत छोटा बिजनेस है, गिनती के 5 लोग हैं, बट हमारे जो
उसका भी आगे जो कस्टमर है उससे सामान खरीदता है या उसका जो वेंडर है या सप्लायर है उसकी डिमांड है स्पेशली, तभी आपको जो है ये आप ले रहे हो। तो उसकी उसकी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए वो सिर्फ सर्टिफिकेट ही लेता है, क्योंकि 5 लोगों में आप क्या इम्प्लीमेंट करोगे सर्टिफिकेशन को या उसकी पूरे प्रोसेस को। तो इसलिए ये भी चीज़ होती है, देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद है स्टैंडर्ड। जो हमारा स्टैंडर्ड है ना, इसमें टोटल 11 क्लॉजेज हैं जो कि मैंशनड है नीचे। मैं अपनी स्क्रीन थोड़ा सा यहाँ पे एक सेकंड। सो जो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड में टोटल 11 क्लॉजेज हैं और 114 कंट्रोल्स हैं। जो क्लॉजेज हैं वो वही इंट्रोडक्शन, स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, टर्म्स एंड डेफिनेशन, कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशंस, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन और इम्प्रूवमेंट। और इसके बाद फिर 114 कंट्रोल्स अलग हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये जो फील्ड है ये थियोरेटिकल ज़्यादा है। आपको इनिशियल फेज़ में एटलीस्ट 1 महीना लगता है इन सबको याद करने में और समझने में। मैं बोलूँ कि मैं इसको 2 दिन में कर लूँगा तो पॉसिबल नहीं है। इतने सारे कंट्रोल्स आप याद नहीं रख सकते आप। इनिशियल फेज में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। ये चीज़ मैं भी फेस करता हूँ, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस साथ में बता रहा हूँ मैं। अब ये थोड़ा सा इसके बारे में एक अगर अब मैं आपको बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, बेसिकली कंपनी को ISMS के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। स्कोप में हम कंपनी का स्कोप जानते हैं कि आप लोग क्या काम करते हो, आपकी क्या क्या बाउंड्रीज हैं, आपके कस्टमर कहाँ के हैं, आप किस रेफरेंस में काम करते हो। नॉर्मेटिव रेफरेंस में हम जो है जनरली जो स्टैंडर्ड है हम वो उसके बारे में बताते हैं कि सर हम जो है इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। इसका नाम है ISO 27001, जो BSI जो ISO की तरफ से बनाया हो गया है, हम इसे को फॉलो करेंगे, इसे को ही इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट टर्म्स एंड डेफिनेशन। इसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उसके अंदर वो बताया गया है कि फ्लॉस क्या होते हैं या वर्नेबिलिटी क्या होती है, IDS क्या है, IPS क्या है, बहुत बेसिक चीज़ें लाइक जनरल डेफिनेशन जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिगार्डिंग ही होगी बस। फिर कंपनी का पूरा कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हम देखते हैं कि कंपनी के बारे में बताते हैं कि उनके क्या कोई फ्लॉज वगैरह हैं या उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सारी चीज़ें। उनके इंटरेस्टेड पार्टीज़ कौन है कंपनी की। इंटरेस्टेड पार्टीज़ होता है कि किन लोगों का इंटरेस्ट है उनकी कंपनी के अंदर, जैसे कि एम्प्लॉयज़ या उनके सेलर्स, उनके कस्टमर्स, उनके डायरेक्टर्स, स्टेक होल्डर्स, ये सारे जो है कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। फिर लीडरशिप के रिगार्डिंग है, प्लानिंग के रिगार्डिंग पॉइंट्स रखे गए हैं कि आपको लीडरशिप में ये सब चीज़ें करनी चाहिए। प्लानिंग आप ऐसे करो, अपने आप एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करो, कंपनी में ऑपरेशंस करो प्रॉपरली। फिर परफॉर्मेंस जो हो रही है उसका वैलिड किया जाए कि जो आपने टास्क किया उससे पहले क्या रिज़ल्ट है, उसके बाद क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं। और फिर लास्ट में जो हमारा है वो है इम्प्रूवमेंट, कि आपको टाइम टू टाइम चीज़ें इम्प्रूव करनी होती हैं। ये सारे क्लोजेज ना डिफरेंट वीडियोस में मैं कवर करूँगा, क्योंकि ये इस वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रहेगी। तो बेसिकली ना 3 पार्टी के ऑडिट होते हैं। सो फर्स्ट पार्टी ऑडिट में क्या होता है कि इसे हम इंटरनल ऑडिट भी कहते हैं, जो मैं हूँ इंटरनल ऑडिटर। कंपनी एक ऑडिटर हायर कर लेती है अपने लिए एंड उसी के रिगार्डिंग जो है आपका पूरे साल जो है प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑडिट होता है, प्रोजेक्ट वाइज भी ऑडिट किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना इंटरनल ऑडिट के अंदर होती है। तो अगर जब आप इसे करते हो तो आपकी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कह सकते हो कि बिज़नेस कंटिन्यू रहती है या डेवलपमेंट होती रहती है कंपनी की इन्फोसेक के रिगार्डिंग। उसके बाद है सेकंड पार्टी ऑडिट। सेकंड पार्टी में क्या होता है कि मान लो मैं एक बहुत बड़ा ब्रांड हूँ, ठीक है। मेरा एक वेंडर है या मेरा कस्टमर है। कस्टमर कहता है कि मुझे आपसे ना 1 लाख टी-शर्ट चाहिए, मुझे आपसे ख़रीदनी है, या मुझे आपसे कुछ प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, कुछ भी चीज़ होती है। बट मुझे आपसे एश्योरेंस चाहिए कि आप जो है ISMS फॉलोअप कर रहे हो या नहीं कर रहे, मुझे सिर्फ ये जानना है। तो उसके लिए एज अ कस्टमर, जो कस्टमर है, ठीक है, जो मैं उससे 1 लाख प्रोडक्ट ख़रीदने वाला हूँ, मैं अपना ऑडिटर उसको भेज दूंगा मैं उसकी जगह पे, और मैं बोलूँगी भाई चेक कर कि क्या ये लोग एक्चुअल में ISMS इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, या सिर्फ ये फेक क्लेम्स ही कर रहे हैं। तो कस्टमर या वेंडर अपना ऑडिटर सेंड करता है पार्टी को, या जो जिससे भी वो कुछ भी चीज़ रिसीव करने वाले हैं या सेल करने वाले हैं, ताकि वहाँ पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बनी रहे। तो ये काम होता है सेकंड पार्टी के अंदर।
फिर होता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मीन्स जो हम सर्टिफिकेशन बाय करने के लिए करते हैं। किसी कंपनी को कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो थर्ड पर्सन जो आपके लिए ऑडिट करता है उसे थर्ड पार्टी कहा जाता है। इसमें आपके पास सर्टिफिकेट होता है। फर्स्ट पार्टी के केस में कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता, इसको एग्जीक्यूट करने में बहुत टाइम लगता है, पूरा साल ही चलता है बेसिकली तो ये, ठीक है। और सेकेंड पार्टी में हम जो है उनके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करते हैं, बेसिक बेसिक चीज़ चेक करते हैं जो ऑडिट के रिगार्डिंग होता है। ये हार्डली 1 वीक का प्रोसेस है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी ये होता है ना, ये गिनती के 2 से 3 दिन ही चलता है बस, डेट्स इट, या मैक्स टू मैक्स 1 वीक। इससे ज़्यादा इसको एग्जीक्यूट करने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि जब थर्ड पार्टी ऑडिट होता है तो उससे पहले इंटरनल ऑडिट भी किया जाता है मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी में। बहुत रेयर केसेस होते हैं जो जिन्होंने ISMS सर्टिफिकेट ले रहे हैं, सर्टिफिकेशन एग्जीक्यूट करें प्रॉपरली, लाइक जो मैंने आपको अभी पीछे क्लॉजेस दिखाए और कंट्रोल्स दिखाए उन्हें फॉलोअप वो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब डिपेंड करती है हर कस्टमर से कस्टमर पे। किसी के पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किसी के पास नहीं होते, तो हमें बनवाने पड़ते हैं। उसको बनाने नहीं आते तो हम उससे टेम्पलेट बना के देते हैं कि सर ये लो टेम्पलेट लो, इसमें आप अपना डेटा फिल करो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सबको ना स्लाइड्स को आप रोक इस वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर ये है भाई ऑडिट प्रोसेस। अगेन ये मेरी ग्रीन स्क्रीन की वजह से ये इसने उसको ब्लैक कर दिया। सो ऑडिट कैसे किया जाता है बेसिकली, तो सबसे पहले होता है इनिशियलाइजिंग ऑडिट। प्रोसेस का ये एक सीक्वेंस है, अगर आप ऑडिट करोगे तो उसका एक सीक्वेंस रहेगा कि ये पहले आप इनिशिएट करते हो कि हमें जो है ऑडिट करना है, उसके बाद डिसाइड करते हो कि उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, ये प्लानिंग होती है ये। उसके बाद जो आपने प्लान किया उसे एग्जीक्यूट करना, फिर प्रिपेयर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना ऑडिट रिपोर्ट्स को अपने सीनियर्स के साथ। उसके बाद फिर जो बचा बचा काम है, एविडेंसेस कलेक्ट करने या जो नॉन कन्फर्मिटी जो होती है उसे क्लोज करना, वो सारा जो आपका कंप्लीटिंग ऑडिट वाले फेज़ में आता है। एंड लास्ट में कंडक्टिंग ऑडिट फॉलोअप, जो आपने चीज़ें देखी ऑब्जर्व करी उसको ठीक करना और उसको जो है आगे ओवरऑल कंटिन्यूटी में उसे फॉलोअप करना, लाइक उसमें चेंजेस करते रहना। तो ये है भाई कंडक्टिंग फॉलोअप। यहाँ पे 3 टर्म्स थी, वो थी ऑब्जेक्टिव, स्कोप और क्राइटेरिया। ये होता क्या है, ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑडिटर्स इनिशियल फेज में काफ़ी ज़्यादा ना ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्कोप होता क्या है, स्कोप होता है बेसिकली आपकी बाउंड्रीज़, आप करते क्या, आपकी लिमिट्स क्या हैं। मैं कहता हूँ कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ मोबाइल फ़ोन्स का, तो मेरा स्कोप क्या है कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ मोबाइल फ़ोन्स का, मैं मोबाइल डेवलपमेंट करता हूँ या मैं मोबाइल मैन्युफैक्चर करता हूँ। मेरी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, तो मेरा स्कोप क्या है कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ या मैं डेवलपर हूँ या मेरी ऑनर उस कंपनी का जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है फॉर द कंप्यूटर्स। तो ये स्कोप है, ये मेरी बाउंड्रीज हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं स्कोप। फिर क्राइटेरिया क्या है कि आप किसको फॉलोअप कर रहे हो, या जो ऑडिटी है उसको आप किसके बिहाफ पे आप एग्जामिन कर रहे हो। ऑडिटी होता है आपका कस्टमर या आपका क्लाइंट, जिसके लिए आप सर्टिफिकेट बाय करने वाले हो या जिसके लिए आप ऑडिट कर रहे हो। जैसे कि मैं ऑडिटर हूँ और आप सब जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सब मेरे व्यूअर्स हो, या कह लो एग्जांपल के लिए आप सब मेरे कस्टमर्स हो, ठीक है। तो आप सब आए कहते हैं कि सर हमें जो है ISO सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैं एज अ ऑडिटर, ठीक है, मैं ऑडिटर हूँ और आप लोग मेरे ऑडिटी हो। जो कस्टमर जिनको सर्टिफिकेशन चाहिए वो ऑडिटी होता है। तो हम उसको बेसिक हम तो कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ISO स्टैंडर्ड्स। कभी कभार जब हम ISMS इम्प्लीमेंट करते हैं तो अलग अलग जो है स्टैंडर्ड्स को फॉलोअप कर लेते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट क्या, डिफेंस के लिए कर रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा माइनर चेंजेस कर दिए, बैंकिंग के लिए है तो उसमें थोड़े से चेंजेस अलग कर दिए। तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से हम जो है स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। अगर 114 कंट्रोल्स हैं तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आप 114 कंट्रोल्स को ही इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। आप उसमें से कुछ को छोड़ सकते हो, आपकी एक्सेप्शन है कि आप उन्हें फॉलोअप नहीं कर सकते। उसके बाद फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ, वो सबके रिगार्डिंग है। अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्चुअल आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है किसी वेंडर के साथ या किसी भी क्लाइंट के साथ, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जिसे हम अपने हिसाब से जो है चेंज करते रहते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि हम जो है ऑडिट क्यों कर रहे हैं या क्यों करने वाले हैं। आप क्यों चाहते हो कि आपकी कंपनी में जो है ISMS इम्प्लीमेंट हो। तो
आपका ISMS करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर हम इसमें मेंशन करते हैं। जर्नलिंग क्या करते हैं, कन्फर्मिटी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इम्प्रूवमेंट के लिए कंपनी की ओवरऑल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, उसके लिए हम जो ISMS इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव ये रहता है जर्नलिज्म का। इसके बाद भाई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो भाई ये सारी ना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अलग अलग पर्सनस की। जब आप ऑडिट करते हो तो ऑडिटिंग मैंने बताया कि जो आपकी मैनेजमेंट होती है कस्टमर की, ऑडिटिंग वो है। तो अब कई बार ऐसा होता है कि मान लो कोई कंपनी है जिसमें HR है, ठीक है, जो वो HR जो है मेरे साथ एज अ ऑडिटर मेरे साथ वो लीड कर रही है, मुझे जो है कांटेक्ट कर रही है कि सर आपको ये सब करना है, या मेरे साथ टच में है कंपनी की तरफ से, बट वो ऑनर नहीं है कंपनी की, ठीक है। कंपनी के ऑनर है वो डायरेक्टर्स, फाउंडर्स, शेयर होल्डर्स, जो भी उस कंपनी के जो कंपनी को मैनेज करते हैं एक्चुअली। तो उसकी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी उनकी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये सब वो मेंशन करी है मैंने इस वीडियो के अंदर। आप यहाँ पर इस वीडियो को होल्ड करना, पॉज करना एंड ये सब एक एक करके पढ़ना। मैं एक एक करके पढ़ूंगा तो सब बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। फिर टीम लीडर, ऑडिट टीम लीडर। तो ऑडिट जो भी होता है ना, जो थर्ड पार्टी हम ऑडिट करते हैं, तो उसके लिए एक लीडर होगा, उसके अंडर टीम होती है, या 3 लोग होगी, 4 लोग होगी, 5 लोग होगी, डिपेंड की प्रोजेक्ट कितना बड़ा। इंटरनल ऑडिट के केस में भी ऐसा होता है कि एक टीम लीडर होगा, उसके बाद एक आपका ऑडिटर होगा। देन दोनों की अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको फॉलोअप करनी होती हैं। एंड लास्ट है गाइड एंड ऑब्जर्वर्स। ऐसे लोग जो वहाँ पे ऑडिट हो रहा है तो वो उसके आसपास में है, जैसे कि वॉचमैन हो गया, आपका सिक्योरिटी गार्ड है, आपके कलीग्स हैं, ठीक है ना, वो सारे आपके गाइड्स एंड ऑब्जर्वर्स हैं। तो उनकी भी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप इसे होल्ड करके पॉज करके वीडियो को पढ़ना ज़रूर। ये जो सारा कंटेंट है भाई, वो काफ़ी प्रीमियम कंटेंट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये सब, तो पढ़ना। एंड दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो के बाद आगे जो हमारे क्लॉजेज़ हैं उनको एक एक करके इंडिविजुअली वीडियो बनाई जाएगी, ताकि आप सब इस चीज़ को साफ समझ सको। अगर अच्छी लगी वीडियो तो आपको पता है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब करना है, आपको अपने फ्रेंड के साथ इसको करना है शेयर। हमने रिसेंटली 120 सब्सक्राइबर्स हमने अचीव करे हैं, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो अब मेक श्योर या भाई अब बढ़ाओ यार, बहुत सारी वीडियोज़ है हमारे चैनल पे और ये बहुत कम है सब्सक्राइबर्स। तो करो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और टैग करो उनको यार कमेंट सेक्शन में।